नमस्कार। स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बना दिया है रियल, लाइक्स को लाइफ और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज आपके लिए लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, अपनी क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से लेकर रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। स्ट्रोक यानी कि लकवा, एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जिसमें हर सेकंड बेहद कीमती होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि स्ट्रोक केवल बुजुर्गों को होता है, लेकिन आजकल जिम में वर्कआउट करते हुए, डांस करते समय, दौड़ते हुए, यहाँ तक कि ऑफिस में काम करते करते भी लोगों को अचानक स्ट्रोक आने की खबरें सामने आ रही हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या एक स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी स्ट्रोक का शिकार हो सकता है? दरअसल स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से तक रक्त पहुंचना बंद हो जाता है, या मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाती है। इससे दिमाग की कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। समय पर इलाज न मिलने पर ये जानलेवा साबित होता है। स्ट्रोक अचानक आता है, लेकिन इसके जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए फिट रहने के साथ साथ अपने शरीर के संकेतों को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार समय पर लिया गया एक फैसला ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपकी जिंदगी भी बचा सकता है। नमस्कार। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि आप लोग कुछ न्यूज को बड़ा ही कॉमनली सुन पा रहे होंगे, जैसे कि अचानक ही किसी को स्ट्रोक आ गया और या तो वो बहुत क्रिटिकल है या फिर उनकी मौत हो गई। अब पहले के जमाने में तो ये सारी बातें बुजुर्गों के लिए सुनी जाती थी, पर आजकल के टाइम में, बदलते समय में, ये सारी बातें हम कम उम्र के लोगों के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए भी सुन पा रहे हैं। तो क्यों ना आज हम अपना कीमती समय ये समझने में लगाए कि आखिर स्ट्रोक होता क्या है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुश्रुति, फिजियोथेरेपिस्ट एंड फाउंडर ऑफ रैपिड फिजियोथेरेपी क्लिनिक न्यू दिल्ली, और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर स्ट्रोक होता क्या है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। जी हाँ, और ये भी कि स्ट्रोक के ऐसे अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या हैं जिनको सुन के, समझ के शायद आप स्ट्रोक से बचाव भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमने अक्सर ये हेडलाइंस पढ़ी है कि जिम जाने वाले व्यक्ति को अचानक से स्ट्रोक आ गया, काफी फिट रहने वाले व्यक्ति को अचानक से स्ट्रोक हो गया। पर क्या सिर्फ जिम जाने से स्ट्रोक होना ही सही बात है? क्या जिम जाना ही स्ट्रोक का एक मुख्य कारण है? जी नहीं। अक्सर स्ट्रोक के पीछे काफी सारे मेडिकल रीजंस और रिस्क फैक्टर्स होते हैं, पर लोगों को स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स पता ही नहीं होते, इसलिए वो स्ट्रोक को पहचान ही नहीं पाते, और वही होती है सबसे बड़ी गलती। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। अब इस कंट्रोल सेंटर को चलाने के लिए हमारे ब्रेन को कुछ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन को ब्लड के थ्रू मिलता है। तो अब ये ब्लड सप्लाई अचानक से रुक जाए या फिर ब्लड वेसल फट जाए, तो उस हिस्से में ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगती हैं, और इसी को हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला है इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। ये सबसे कॉमन टाइप है। और दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन की ब्लड वेसल फट जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, टेंशन, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, बाहर का खान पान, तेल में बना हुआ खाना खाना, और बहुत हद तक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी चीजों की वजह से स्ट्रोक के चांसेस होना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
स्ट्रोक को पहचानने का सबसे इजी फॉर्मूला है फास्ट। सबसे पहले F फॉर फेस ड्रूपिंग। फेस ड्रूपिंग यानी अगर फेस एक साइड से अचानक टेढ़ा दिखने लगे। फिर आता है A यानी आर्म वीकनेस। एक हाथ या पैर में अचानक वीकनेस या नमनेस आ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। S फॉर स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत हो या स्पीच स्लर्ड हो जाए। फिर आता है T यानी टाइम टू कॉल, यही सही वक्त है हॉस्पिटल ले जाने का। अब बात करते हैं हम स्ट्रोक के प्रिवेंशन की। स्ट्रोक को प्रिवेंट करना काफी हद तक हमारे अपने हाथों में होता है। अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, बाहर के खान पान को कम करें, हेल्दी डाइट लें, रोज 30 मिनट कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करें, जितना हो सके उतना टोबैको, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बंद रखें या कम करें, और साथ ही डॉक्टर्स के द्वारा दी गई मेडिसिन को टाइम पे लें। स्ट्रेस कम करना, टेंशन कम करना, रात में टाइम से सोना, ये सब भी आपके प्रिवेंटिव मेजर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब हमें देखने और सुनने वाले ऐसे भी कई लोग होंगे जिनको खुद को या उनके घर में किसी को ऑलरेडी स्ट्रोक हो गया है। अब उनका क्या? अब अक्सर लोगों को ये लगता है जिनको स्ट्रोक हो गया है उनकी मसल हमेशा के लिए ऐसे ही वीक रहेगी, उनका शरीर का एक हिस्सा हमेशा ही काम करना छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। अगर सही टाइम पे फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन को शुरू कराया गया हो, सही अप्रोच से ट्रीटमेंट लिया जा रहा हो, तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं और आपका पेशेंट बिल्कुल पहले ही के जैसा ठीक हो जाता है। हमारा मेन फोकस ये नहीं होता कि हम पेशेंट की थोड़ी बहुत एक्शंस को वापस ले आए। फोकस ये होता है कि हम पेशेंट की मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ को बूस्ट करें, उनको मोटिवेट करें और उनकी मसल वीकनेस को स्ट्रॉन्ग होने में कन्वर्ट करें। हम उनके जॉइंट्स पे फोकस करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं और साथ ही साथ ओवरऑल रिहैबिलिटेशन पर भी हमारा बहुत ध्यान रहता है। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी कराने का कोई सही या गलत समय नहीं होता। ऐसा कोई समय नहीं होता जब आपको ये लगे कि अब तो काफी देर हो चुकी है और फिजियोथेरेपी का कोई रोल नहीं। जिस मोमेंट भी आपको ये याद आए या आपको सही लगे और आप ये डिसाइड करें कि अब आपको फिजियोथेरेपी करानी है, वही सही समय होता है। हमारा गोल एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ ये नहीं होता है कि अब हम बचे हुए समय में कुछ ना कुछ करके पेशेंट को बस जैसे तैसे ठीक करें। हर फिजियोथेरेपिस्ट यही चाहता है और यही एम रखता है कि हम पेशेंट के कोऑर्डिनेशन को, बॉडी मूवमेंट्स को, उनके सारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पर काम करें। हम ये भी देखते हैं कि उनके जॉइंट में जो स्टिफनेस है, टाइटनेस है, उन्हें रिलीज किया जाए, उनकी पावर और स्ट्रेंथ को बॉडी में वापस लाया जाए। हम इसके साथ ही ये भी ध्यान रखते हैं कि पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को भी प्रॉपर काउंसलिंग मिले, ताकि वो ये बात समझ सके कि घर पे पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइजेस करानी है, कैसे उसे मोटिवेट करना है और किस तरीके से डेली एक्टिविटीज के कामों को एक्सरसाइज के रूप में पेशेंट से करवाना है। एक बात ध्यान रखिए, रिकवरी एक जर्नी है जिसका स्टॉप कहाँ है वो शायद हमें नहीं पता, पर इस रिकवरी की जर्नी में आपका एकमात्र सहारा, और हाँ ये भी कि उस जर्नी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा फिजियोथेरेपी है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आपके जानने में किसी को स्ट्रोक के साइंस और सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपको जो मैंने साइंस एंड सिम्टम्स बताए हैं वो आप अपने जानने में से किसी को भी देख पा रहे हैं, तो कृपया करके टाइम वेस्ट ना करें। अपना कोई भी घरेलू इलाज या उपचार करने की कोशिश ना करें। तुरंत ही उन्हें नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाएं। याद रखिए, टाइम इज ब्रेन। जितना समय आप बर्बाद करेंगे उतना ही उस इंसान को बचाने की कोशिश में कमी आती रहेगी। अंत में मैं यही चाहूंगी और यही सोचती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को ये जागरूकता मिली होगी कि स्ट्रोक क्या होता है और आप कैसे स्ट्रोक से बचाव कर सकते हैं, और अगर किसी को स्ट्रोक हो गया तो आपको क्या नहीं करना है और क्या जरूर करना है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो देखा। मैं हूँ डॉक्टर अनुश्रुति।
क्या आपने कभी किसी शहर के बीचों बीच तेंदुओं की दुनिया बसते देखी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित झालना लेपर्ड सफारी कुछ ऐसा ही अनोखा अनुभव देती है। अरावली की प्राचीन पहाड़ियों से घिरा ये क्षेत्र भारत का पहला तेंदुआ अभयारण्य है, जिसे वर्ष 2017 में आधिकारिक तौर पर लेपर्ड रिजर्व घोषित किया गया था। करीब 20 वर्ग किलोमीटर में फैला ये अभयारण्य जैव विविधता का खजाना है। यहाँ तेंदुओं के साथ साथ कई प्रकार के पक्षी, सरीसृप और वन्य जीव भी पाए जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ तेंदुओं को उनके प्राकृतिक आवास में देखने की संभावना काफी अधिक रहती है। प्रकृति, रोमांच और वन्य जीवन का अद्भुत संगम झालना लेपर्ड सफारी न सिर्फ जयपुर की पहचान बन चुकी है, बल्कि ये वन्य जीव संरक्षण की एक सफल मिसाल भी है। There are tons of moments that no photographer or filmmaker are truly able to capture it. The moments that remind us why we visit the same wild region or area again and again. कुछ जंगल अपनी विशालता से पहचाने जाते हैं और कुछ उन दिग्गजों से जिन्हें वे अपने भीतर संजोए रखते हैं। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर, जहां एक ओर सदियों पुराने किले इतिहास की गवाही देते हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक शहर तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन इसी शहर के बीचों बीच छिपा है एक ऐसा जंगल जो सड़कों से घिरा है, इमारतों से घिरा है, इंसानी जिंदगी से घिरा है। फिर भी इस जंगल का असली शासक इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे रहस्यमयी शिकारी। आपका स्वागत है जालाना लेपर्ड रिजर्व में। लगभग 24 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य प्राचीन अरावली पर्वतमाला की चट्टानी ढलानों पर बसा है। आकार में भले ही यह भारत के कई राष्ट्रीय उद्यानों से छोटा हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है यहां पाए जाने वाले तेंदुओं की असाधारण संख्या। इसी वजह से जालाना आज दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में गिना जाता है जहां खुले जंगल में तेंदुओं को देखने की संभावना सबसे अधिक होती है। पहली नजर में यह जंगल शांत दिखाई देता है। पत्थरों से भरी पहाड़ियां, बबूल के पेड़, सूखी नदी की धाराएं और करोड़ों वर्षों में बनी विशाल ग्रेनाइट की चट्टानें, सब कुछ स्थिर सा लगता है। लेकिन इस सन्नाटे के भीतर बसा है एक अदृश्य साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जहां हर गंध अपनी एक कहानी कहती है, हर अलार्म कॉल किसी खतरे का संकेत देती है और हर परछाई शायद किसी तेंदुए की हो सकती है। जहां बाघ अक्सर घने जंगलों का राजा माना जाता है, वहीं भारतीय तेंदुआ प्रकृति का सबसे सफल अनुकूलन करता है। घने जंगल हों, सूखे पथरीले इलाके, खेती के मैदान या फिर इंसानी बस्तियों के किनारे, तेंदुए ने हर परिस्थिति में खुद को ढालना सीख लिया है। और यही अद्भुत क्षमता जालाना को इतना विशेष बनाती है। यहां के तेंदुओं ने इंसानों के बेहद करीब रहकर भी अपनी जंगली प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ा। वे सफारी वाहनों के आदी जरूर हो चुके हैं, लेकिन आज भी पूरी तरह जंगली हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के वन्यजीव फोटोग्राफर हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जालाना पहुंचते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ तस्वीरें नहीं मिलती, बल्कि ऐसे पल मिलते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। हर सुबह सूरज उगने से पहले कैमरे तैयार किए जाते हैं, लेंस साफ किए जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी की एक ही इच्छा होती है, जालाना के राजा से मुलाकात। राणा, यह नाम सुनते ही गाइड के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, फोटोग्राफरों की आंखों में चमक आ जाती है, और जो लोग कभी इसे जंगल में चलते हुए देख चुके हैं, वे आज भी उसका जिक्र पूरे सम्मान के साथ करते हैं। राणा जालाना का सबसे प्रसिद्ध नर तेंदुआ।
एक ऐसा तेंदुआ जिसने अपनी शांत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली मौजूदगी से पूरे जालाना की पहचान बदल दी। आज शायद ही कोई वन्यजीव फोटोग्राफर होगा जो जालाना आए और राणा को कैमरे में कैद करने का सपना न देखे। लेकिन राणा हमेशा से राजा नहीं था। हर तेंदुए की तरह उसकी शुरुआत भी अनिश्चितताओं से भरी थी। एक समय ऐसा आया जब उसे अपनी मां का इलाका छोड़ना पड़ा और अकेले निकलना पड़ा एक ऐसी दुनिया में जहां हर दिन, हर कदम, हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। धीरे धीरे राणा ने इस जंगल को पढ़ना सीखा। कहां शिकार सबसे ज्यादा मिलता है, गर्मियों में पानी कहां बचा रहता है, कौन सी घाटियां सुरक्षित हैं और किन रास्तों पर दूसरे नर तेंदुए गश्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सीख थी कब लड़ना है और कब पीछे हट जाना है। एक नर तेंदुए का जीवन कभी आसान नहीं होता। शेरों की तरह इनके पास कोई झुंड नहीं होता। हर शिकार अकेले, हर संघर्ष अकेले, हर जीत अकेले और हर हार भी अकेले। जंगल में अपना साम्राज्य बनाने के लिए उसे बार बार दूसरे ताकतवर नर तेंदुओं का सामना करना पड़ा। ऐसी लड़ाइयां जहां पंजों के गहरे निशान, गर्दन पर ताजे घाव और टूटे हुए दांत सिर्फ जख्म नहीं होते, बल्कि उस संघर्ष की कहानी कहते हैं जिसने उसे राजा बनाया। आज राणा पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने साम्राज्य की निगरानी करता है। जहां अधिकतर तेंदुए इंसानों की हल्की सी आहट से भी ओझल हो जाते हैं, वहीं राणा अक्सर फारी ट्रैक पर शानदार अंदाज में चलता हुआ दिखाई देता है। न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाजी, बस एक राजा की तरह धीमी, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी चाल। कभी कभी वह रुकता है, सफारी गाड़ियों की ओर देखता है, जैसे मानो उन्हें पहचानता हो, और फिर बिना किसी चिंता के अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट RPC के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफर हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति।
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भारत को वैश्विक रिसर्च और इनोवेशन का केंद्र बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम पहल की है। प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर यानी कि PMRC स्कीम के जरिए विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को देश के शीर्ष शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय शोध को बढ़ावा देना और भारत में नई तकनीकों के विकास को गति देना है। इस योजना के तहत विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आवेदन कर सकते हैं। ये योजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे 13 राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो अगर आपके पास है ज्ञान, अनुभव और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम आपका इंतजार कर रही है। नमस्ते। क्या सिर्फ फैक्ट्रीज बनाकर कोई देश सुपर पावर बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि 21वीं सदी में असली ताकत स्टील या ऑयल नहीं बल्कि रिसर्च, पेटेंट्स और इनोवेशन है। और इसी सोच के साथ भारत ने स्टार्ट किया है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर यानी PMRC स्कीम। दशकों तक भारत के लाखों टैलेंटेड रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज, लैबोरेटरीज और टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करते रहे। इसे अक्सर ब्रेन ड्रेन कहा गया, लेकिन अब भारत इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना चाहता है। इसी उद्देश्य से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की PMRC स्कीम स्टार्ट की गई है, जिसके तहत विदेशों में कार्यरत इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को भारत के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस और नेशनल लैबोरेटरीज में कटिंग एज रिसर्च के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ये योजना सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस मटेरियल एनर्जी जैसे 13 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर केंद्रित है। अगर आपको लगता है कि विचार नया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना ने अपने टैलेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हजारों रिसर्चर्स को वापस बुलाकर अपनी सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी को गति दी। साउथ कोरिया और सिंगापुर ने भी वर्ल्ड क्लास रिसर्च चेयर्स और अट्रैक्टिव ग्रांट्स के जरिए ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित किया। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स दशकों से दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली रिसर्चर्स को अपनी यूनिवर्सिटीज और नेशनल लैब्स में अवसर देकर इनोवेशन लीडरशिप बनाए हुए है। लेकिन भारत का मॉडल थोड़ा अलग है। इसका उद्देश्य केवल रिसर्चर्स को वापस बुलाना नहीं, बल्कि उन्हें भारतीय यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स और इंडस्ट्री के साथ जोड़कर एक मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है। जब ग्लोबल एक्सपीरियंस और भारतीय प्रतिभा एक साथ आएंगे, तब रिसर्च पेपर नहीं बल्कि पेटेंट, डीप टेक, स्टार्टअप्स, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस भी तेजी से बढ़ेगी। अगर आने वाले वर्षों में PMRC अपने उद्देश्य में सफल होता है, तो इसका प्रभाव लैबोरेटरीज तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर हमारी इकोनॉमी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस मिशन, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस तक दिखाई देगा, क्योंकि भविष्य की महाशक्तियां केवल बड़ी आबादी या बड़ी अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन से तय होंगी। और शायद PMRC उसी भविष्य की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण शुरुआत है।
इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8130555806। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर पूरा क्रेडिट। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।